हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहां भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप तैयारी करें टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब कि आपके मन में आता है थोड़ा सा आराम कर ले तब पढ़ाई करेंगे, तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है और वह आपका कंपटीटर है। जिस टाइम आराम करेंगे आप, उस टाइम कोई अगला पढ़ रहा होगा, और जब भी आप से उसकी सामना होगी तो वो आदमी हमेशा आपसे आगे रहेगा। तो जब भी ख्याल आए कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं या फिर थोड़ा सो लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब हम आराम कर रहे हैं तो कोई ना कोई है तो ऐसे पढ़ रहा है। जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन में, जो कि भूगोल का प्रैक्टिस सेट है टीजीटी और पीजीटी के लिए। यह सेशन अब रोज़ दोपहर में 12 बजे होगा और सुबह में हिस्ट्री की होगी। चलिए आगे देखते हैं आज के इस प्रश्न को। निम्नलिखित वर्षण के रूपों में कौन सा एक धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा? तो ये क्या है? ये है वर्गा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब वर्गा जो है एक वर्षण का ऐसा रूप है जो धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन स्लीट एवं ग्रापेल जो है यह हिम वर्षण का एक प्रकार है, यानी कि एक रूप है। जबकि राइम अत्यधिक ठंड से वृक्षों आदि पर जो ओस का हिम के रूप में जमने से संबंधित है वो होता है राइम। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम तापमान दर्ज किया जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो सबसे जो न्यूनतम तापमान होता है वो होता है आपका मध्य मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। जेट प्रवाह को, जो कि निम्न एक ऊपरी स्तर की क्षोभमंडलीय तरंग है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा सही नहीं है। यह उच्च वायु वेग का संकीर्ण बैंड है। यह 8 किमी से 15 किमी की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करता है। लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता होती है। या फिर डी, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वातागर जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वातागर जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यामोत्तर रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा एक सही है? जिसको हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। आप एक चीज़ याद रखेंगे, यू मोका, यू मो का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यू मोका, ठीक है, यानी कि यामोत्तर जो है यू मोका से होकर गुजरती है। आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिलान करना है समतुल्य रेखा और इसकी एक परिभाषा है। आइसोहेल क्या होता है? आइसोहाइट क्या होता है? आइसोनेफ क्या होता है? या फिर आइसोनीफ क्या होता है? तो आइए देखते हैं क्या क्या है। आइसोहेल जो है समधूप रेखा है। आइसोहेल क्या है? समधूप रेखा है, यानी कि आइसोहेल समधूप रेखा है 1/3। आइसोहाइट क्या है? आइसोहाइट जो है समवर्षा रेखा है। आइसोहाइट क्या है? समवर्षा रेखा है। और आइसोनेफ क्या है? तो आइसोनेफ जो है सममेघ रेखा है। आइसोनेफ सममेघ रेखा, ये आपको रटना पड़ेगा। आइसोनीफ क्या है? समान हिमपात रेखा है। तो A का 3 बी का 4, A का 3 बी का 4 इसमें और इसमें मिल रहा है। सी का 2 केवल इसमें मिल रहा है बी में। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है। आइसोहेल समधूप रेखा, आइसोहाइट समवर्षा रेखा, आइसोनेफ सममेघ रेखा और आइसोनीफ समान हिमपात रेखा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 3 बार, 6 बार, 8 बार या फिर 10 बार? तो यह विचलित होती है 3 बार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैन एंड्रियास भ्रंश, यानी कि सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या है? रूपांतर भ्रंश, अभिसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश या फिर निमज्जनकारी भ्रंश? तो कौन सा है ये? ये है आपका रूपांतर भ्रंश। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछा सुमेलित कौन सा नहीं है। ज्वालामुखी एक तरफ दिया है, एक तरफ देश दिया है। कोलिमा, कोलिमा कहाँ पे है? तो कोलिमा मैक्सिमो में, बिल्कुल करेक्ट है ये। मेरापी कहाँ पे है? तो मेरापी जो है इंडोनेशिया में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। माउंट एटना, माउंट एटना इटली में है, ये भी करेक्ट है। और सबनकाया, सबनकाया कहाँ पे है? सबनकाया आपका है ये पेरू में है।
ये पेरू में है, न कि जापान में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबनकाया पेरू में है, जापान में नहीं है। आपको बताना है जापान में कौन सा ज्वालामुखी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यदि आप जानते हैं तो। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल क्या है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भली भांति पता है कि जो प्राथमिक सेल है वो है आग्नेय सेल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ महासागरीय धारा है, एक तरफ तट दिया गया है, ये आपको बताना है। हम्बोल्ट, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, बेंगुएला, अगुलहास। तो हम्बोल्ट जो है ये एक ठंडी जलधारा है और ये चिली और पेरू की स्थित है। चिली पेरू ये कैसी धारा है, ये ठंडी धारा है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये जो है बेंगुएला धारा महासागरीय धारा, ये इधर एक तल दिया है, एक तरफ दिया। हम्बोल्ट क्या है, ठंडी जलधारा है, ये चिली और पेरू में है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये क्या है, यह एक गर्म जलधारा है। बेंगुएला क्या है, ये ठंडी जलधारा, ये नामीबिया और एंगुएला पे है, नामीबिया और अंगोला। तो कहाँ पे है, नामीबिया और अंगोला। ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी। ए का दो किस में है, दो ठोर में है। और सी का एक, ए का दो, सी का एक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 और बी का 4 हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक अफवाह यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे में है। अगुलहास ये है मोजाम्बिक मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। विलियम बेवल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत या फिर लाप्लास का गतिक सिद्धांत। तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ये नहीं है पूछा है। कैलिफोर्निया धारा, कनारी धारा, सोमाली धारा या फिर सुसीमा धारा, कौन सी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो जो कैलिफोर्निया धारा है वो ठंडी है, ये कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में है। कनारी जो धारा है ये भी ठंडी धारा है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और जो सोमाली धारा है ये भी एक ठंडी धारा है, ये हिंद महासागर में है। और जो सुशीला धारा है ये एक गर्म धारा है, सुशीला है ऑप्शन नंबर डी। सुशीला धारा जो है ये गर्म धारा है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या। जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, जीव समुदाय, जनसंख्या और जीवमंडल। चौथा है जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल। तो इसमें कौन सा जो है एक सही अनुक्रम है आपको बताना था। तो इसमें ये जीव है, फिर जनसंख्या है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बाद क्या है, जीवमंडल है। ये ऐसे चलेगा, ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है। वह है भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियल वन या फिर शीतोष्ण घास। तो कौन सा है, यह है बोरियल वन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है। सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना, सवाना कंपोज या फिर कंपोज डाउन्स। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा सी, सवाना कंपोज। अब देखते हैं प्रेरीज कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी मध्य एशिया में है। पुस्ताज हंगरी में है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है। और कैंटबरी जो है न्यूजीलैंड में है। तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। 1972, 1975, 1986 या फिर 1995। तो यह हुआ था 1975 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों और जंतुओं की जो सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदी में या फिर सवाना में। तो कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। थेल्स, स्ट्रैबो, इदरीसी या फिर फ्रेडरिक रेडजेल। कौन कहलाता है, ये बोला जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इनकी दो रचनाएं हैं या फिर पुस्तकें हैं। एंथ्रोपो जियोग्राफी और एक है राजनीतिक भूगोल। ये दोनों काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं। मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। निश्चयवाद, संभववाद,
नवनिश्चयवाद या फिर उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा है? ये है आपका निश्चयवाद, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जनांगीकी संक्रमण है जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत या फिर जन्म दर में परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्लेज क्या है? एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी, टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव, या फिर एस्किमो के मछली शिकार का औजार, या फिर टुंड्रा का एक पशु। ये क्या है? स्लेज क्या है? स्लेज एस्किमो की बिना पहिए वाली एक गाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहाँ भी होंगे आप शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए इसमें बात करेंगे हम टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास की प्रैक्टिस सेट की। कई दिन गैप हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो है कंटिन्यू वीडियो आएगी, जो कि आपको 12 बजे मिलने वाला इतिहास, फिर शाम को 7 बजे मिलेगा आपको यूपी++ पेट के लिए और लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट, जो कि सुपर डेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इसमें 32 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जहां आवश्यकता होगी वहां क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो यदि आप कॉपी और पेन नहीं लिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जहां इंपॉर्टेंट लगे आप वहां उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, के वीरेशलिंगम, के एन नटराजन, या फिर के एम.जी. रनाडे ने? तो इसको शुरू किया था के एन नटराजन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1890 में, और ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1840 में पूना परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जांभेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, या फिर दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर? तो ये शुरू किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप जानते हैं कि ये कब शुरू किया गया तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा 1835-36, 39 से 40, 1837 से 38, या फिर 1832 से 33? तो ये कब रहा था, कब तक रहा था? ये रहा था 1835 से 1836 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इसने समाचार पत्रों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया था। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना, या फिर पंचमहल? कौन सा स्थित नहीं है? ये है आपका सी, किला ए कोहना स्थित नहीं है। बाकी ये बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सूतानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सूतानाती, हुगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूरत, यानी कि सूरत, मसवस, हुगली और फिर सूतानाती। ये इसका क्रम है। ये कब कब स्थापित किया गया था? यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में कारखाना स्थापित किया था, यानी कि सबसे पहले 1613 में। उसके बाद जो है 1639 में मसवस में स्थापना की थी। उसके बाद 1651 में हुगली में तथा 1690 में सूतानाती में स्थापना की थी। तो 1613, 1639, 1651 और 1690 ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका? तो किसके सुझाव पर जो है ये बहिष्कार किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकात नासरी, खैर उल मजालिस, रेहला, या फिर फुतूह उस सलातीन? तो ये कौन सा है? ये है आपका बी ऑप्शन, खैर उल मजालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से, या फिर मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से। तो किससे दिया जाता था? ये दिया था वेश्यालयों की होने वाली आय से, यानी कि वेश्यालयों से जो आय होती थी उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंद्रवंशीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन, या फिर चित्तौड़ का दुर्ग। तो किस में किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अलाई दरवाज़ा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदनम बेगम अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, सफ़ी खां शाहजहां, या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय। तो ये क्या दिया कि गुलबदन बेगम ने अकबर के काल में हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो क्या है उसको आइए देखते हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल में पादशाहनामा, तो ये शाहजहां होगा, पादशाहनामा की रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और खफ़ी खां ने औरंगजेब के समय मुंतखब उल लुबाब की रचना की है। और जेबुन्निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संत को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, या फिर होलकर। तो सबसे अंत में किसने स्वीकार किया था? वे कहते हैं होलकरों ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, या पट्टदकल मंदिर ऐहोल में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था वो कौन था? निकीतिन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता, या फिर फरिश्ता। तो ये कौन था? ये था निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये कौन था? ये था 1935 का एक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार, उपद्रव, हुगली का समीपवर्ती बंदरगाह, या फिर बाजार स्थल। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको भली बात पता होगा। दस्तक क्या था? एक निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार से है, जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार के लिए दस्तक जारी किया था, जिसका ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए भी दुरुपयोग किया गया था। तो आपको ये क्या लगाना है? ये ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह का अग्रदूत कौन नहीं था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान, या फिर अहोम विद्रोह। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उलगुलान। किसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, या फिर बीजी तिलक ने। किसने लिखी थी? ये लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1908 में लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां, आगा खां, या फिर सैयद अमीर अली। किसका हुआ था? ये हुआ था आगा खां का। सी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का एक परित्याग किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, बेंटिक, या फिर कैनिंग ने। किसने किया था? ये किया था बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात, बंगाल, राजपूताना, या फिर छोटा नागपुर। तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था डी ऑप्शन, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? वेवेल, लिनलिथगो, विलिंगटन, या फिर इरविन। तो ये कौन थे? ये थे लिनलिथगो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतों में दैध शासन कब लागू किया गया था? 1919, 1929, 1944, या फिर 1943। तो ये किया गया था 1919 में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सही है? कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया। हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी। मुस्लिम लीग को अलग रखा गया। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? पूर्व बंगाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार, या फिर सभी राज्य बने? तो कौन कौन बने थे? ये बने थे उड़ीसा और बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम निकला? कांग्रेस ने विरोध किया, लीग ने समर्थन किया, गांधी जी ने स्वागत किया, या फिर सभी गलत हैं? तो क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम हुआ, या भली भांति जानते हैं। और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में था, यानी कि मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? मालवीय, गोखले, तिलक, या फिर भगत सिंह? तो कौन था? ये थे भगत सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ था? 1861, 1892, 1909, या फिर 1919? किससे हुआ था? ये हुआ था 1919 से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था? 2, 3, 4, या फिर 5? कितने श्रेणी में किया गया था? ये किया गया था 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा था? ये था वे राज्य जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। इन राज्यों में गोद प्रथा पर पूर्णतः पाबंदी थी। अगला था वे अधीनस्थ राज्य जिन्हें गोद लेने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और तीसरा था वे देशी राज्य जो गोद प्रथा अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरह से 3 श्रेणियाँ थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1790, 1793, 1799, या फिर 1758? तो ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया था? रूसी राजदूत का स्वागत, अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर अधिकार, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा था? ये था अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपने कितने सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।